नमस्कार। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास पर चर्चा करेंगे और यह क्यों करेंगे, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। असल में जिस प्रकार यूपी के सिलेबस में, यूपी पीसीएस के सिलेबस में पेपर 5 और पेपर 6 को इंक्लूड किया गया है, स्टूडेंट में बहुत अधिक कंफ्यूजन है और बहुत बड़ा व्यग्रता भी है कि आखिर इसके कंटेंट कैसे प्रिपेयर किए जाएं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से कंटेंट जो बाजार में अवेलेबल भी हैं, पेपर 2 में, जीएस के पेपर 2 में जो चीजें, जो मटेरियल मिलते हैं, वही सेम मटेरियल आपको पेपर 5 और पेपर 6 में भी पढ़ने को मिल रहे हैं। अंतर क्या आएगा? जो राज्यपाल को हम पेपर 2 में पढ़ रहे हैं, वही राज्यपाल अगर हम पेपर 5 में पढ़ रहे हैं, विधानसभा वहां पढ़ रहे हैं, विधानसभा यहां पर पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस वहां पर पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस यहां पे पढ़ रहे हैं, अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा अप्रोच का। अप्रोच किस तरीके का कि आप जब यूपी का आंसर लिख रहे हैं तो क्या आप यूपी के पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए एग्जाम्पल वहां पर कोट कर रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि कौन कौन से यूपी के गवर्नर रहे हैं जिनका ऑफिस जो है बड़ा डिस्प्यूटेड रहा है? क्या आप मोतीलाल वोरा जी के बारे में जानते हैं, रोमेश भंडारी जी के बारे में, या राम नाईक जी के बारे में? इन लोगों ने क्या कैसे किया, कौन सुपर एक्टिव गवर्नर रहा, कौन पैसिव रहा, कौन सेंटर का एजेंट बनकर रहा? ऐसे तमाम चीजें एग्जाम्पल के रूप में जब आप अपने आंसर में देंगे, तब आप लोगों का सही तरीके से मार्क्स औरों की तुलना में बेहतर आएगा। और यही एक वजह है कि ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कि आप लोगों को एक इंसाइट दे सकूं कि आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल सिस्टम को अगर देखें तो आपका नजरिया अलग तरीके का हो, एग्जाम्पल आपके अलग तरीके के हो, एक्सपीरियंसेस आपके अलग तरीके के हो। तो आज जो पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है यूपी का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इसके थ्रू आप कम से कम यूपी के पॉलिटिक्स की जो बारीकियां हैं उनको अच्छे तरीके से समझेंगे। आप यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स कैसे आया, किस रूप में आया, क्या क्या मुद्दे रहे, ये सब चीजें एक एक करके यहां पर समझेंगे। ब्रीफ में ये सारी चीजें हम समझाने की कोशिश आप लोगों को करेंगे। तो आइए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर यूपी के बारे में। अगर हम यूपी की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो यूपी का राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रथम चरण है 1951 से 89 तक अगर हम इसको लेकर चलें, और शुरुआती दौर में जो देखा गया यूपी के पॉलिटिक्स में, यह अभिजनवादी लोकतंत्र का दौर था। अभिजनवादी लोकतंत्र में इसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यह वह दौर था कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपर कास्ट का डोमिनेंस हुआ करता था। जितने भी चीफ मिनिस्टर की लिस्ट आप निकालेंगे, सब उच्च जातियों से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। चाहे गोविंद बल्लभ पंत का नाम लिया जाए, संपूर्णानंद जी का नाम लिया जाए, चंद्रभान गुप्त जी का नाम लिया जाए, सुचेता कृपलानी का नाम लिया जाए, संपूर्णानंद का नाम लिया जाए, चाहे यहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम लिया जाए, नारायण दत्त तिवारी जी का, कमलापति त्रिपाठी जी का, जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वह अपर कास्ट से रहे हैं, अगर 1989 के पहले हम यूपी के पॉलिटिक्स की बात करें। हालांकि बीच में कुछ संक्रमण का दौर भी आया और इसने यूपी की राजनीति को काफी हद तक बदलने की कोशिश की, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही 1967 में हरित क्रांति के बाद की जो परिस्थितियां निर्मित हुई। आप सबको मालूम है कि हरित क्रांति का जो प्रभाव क्षेत्र था वो पंजाब, हरियाणा और यूपी का जो पश्चिमी हिस्सा था, वेस्ट यूपी, वहां पर भी उसका प्रभाव देखा गया। हरित क्रांति ने जो सबसे बड़ा बदलाव लाया कि किसानों को संपन्न बनाना शुरू कर दिया। यहां तक कि रुडोल्फ ने तो इसके लिए एक शब्द गढ़ा, बुलक कैपिटलिस्ट, यानी किसानों को बुलक पूंजीपति के रूप में देखा जाने लगा। इनकी आर्थिक संपन्नता लगातार यहां पर बढ़ रही थी, और इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि अब कृषि में उत्पादकता बढ़ चुकी थी, लाभदायकता बढ़ चुकी थी, तो निश्चित रूप से किसानों की स्थिति भी बेहतर हो रही थी। अब यहां एक और चीज आपको समझना होगा, यूपी में जो कृषक जातियां हैं उनमें बड़ी संख्या में वे जातियां हैं जो जिन्हें हम ओबीसी में रखते हैं, जिन्हें हम इंटरमीडिएट कास्ट, मध्यमकारी जातियों में रखते हैं। यानी कि यह किसानों की स्थिति अगर बेहतर हो रही थी तो उसका सीधा सा मतलब था ओबीसी जातियों की स्थिति बेहतर हो रही थी। अब ओबीसी जातियों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था में इनका जो स्तर था, जो इनकी स्थिति थी, वह सामाजिक और शैक्षिक रूप में ये पिछड़ेपन के शिकार थे। आर्थिक रूप में इनकी स्थिति हरित क्रांति की वजह से बेहतर हो रही थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं था, लेकिन सामाजिक स्थिति जो इनकी थी वो अभी भी लगातार वहां पर वह कहीं ना कहीं कमजोर बनी हुई थी। ऐसे में ये जो ओबीसी जातियां थी, इनको यह एहसास लगातार हो रहा था, वंचना और उपेक्षा का भाव, कि हम आर्थिक रूप में तो बेहतर हो रहे हैं लेकिन सामाजिक रूप में बेहतर नहीं हो पा रहे। ऐसे में यह देखा गया कि इन जातियों में एक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। जब आर्थिक संपन्नता होती है ना, तब एक बड़ी संभावना होती है कि आप पॉलिटिकली मोबिलाइज हो सकते हैं। आपको कोई सभा करना है, सम्मेलन करना है, एक साथ बैठना है, तो ये करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आप पॉलिटिकल
एक्टिविज्म आप में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप खर्च कर सकते हैं, आप यहां मैनेज कर सकते हैं चीजों को। तो ओबीसी जातियों में एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इस दौर में देखा गया, पॉलिटिकल यहां पर एक्टिवनेस देखा गया। उन्हें यह लगा कि उनकी जो सामाजिक स्थिति पिछड़ी है उसमें सुधार का एकमात्र जरिया है, तरीका है कि अगर हम राजनीतिक रूप में अपनी स्थिति को बेहतर करें और राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में, पॉलिटिकल लीडर के रूप में हम अपने सोशल स्टेटस को भी बेहतर कर सकते हैं। यह भाव बड़ी तेजी के साथ यहां पर मजबूत हुआ। एक प्रख्यात राजनीति शास्त्री हैं रजनी कोठारी जी, उनका यह कहना था कि यहां से जातियों का राजनीतिकरण शुरू हुआ। यानी जब ओबीसी जातियों में यह एकजुटता आई कि हमें अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए राजनीतिक अपना नेतृत्व जो है उसको स्थापित करना होगा, अपनी भूमिका बढ़ानी होगी, तो यही जातियों का राजनीतिकरण था। और इसी को रुडोल्फ ने जातियों का लोकतांत्रिक अवतार यहां पर कहा। और यह 1967 में यह यूपी में बड़े स्तर पर दिखाई दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और यहां के एक नेता 1967 में हरित क्रांति से जो निकले हुए थे, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने यहां पर बड़े स्तर पर जातियों की लामबंदी करनी शुरू कर दी, ओबीसी जातियों की। यहां पर एक कास्ट इक्वेशन भी निर्मित हुआ, जिसे हम अजगर के नाम से जानते हैं, जिनमें अहिर, जाट, गुज्जर और इनके साथ साथ राजपूत को इसमें शामिल किया जाता है। और इन जातियों का जो समीकरण था वो यहां पर देखा गया, जिसे हमने कहा कि जातियों का राजनीतिकरण यहां पर प्रारंभ हो चुका था। और जातियों के राजनीतिकरण, पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट के साथ साथ डेमोक्रेटिक इनकॉर्निएशन ऑफ कास्ट, यानी जातियों का लोकतांत्रिक अवतार यहां पर दिखाई दिया। तो ओबीसी जातियों का उभार हुआ और इसका परिणाम यह निकला कि पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहां एक गैर कांग्रेसी सरकार निर्मित होती है चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में। और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा बीकेडी, यानी भारतीय क्रांति दल। और इसने यहां पर नेतृत्व किया और चौधरी चरण सिंह यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। यह अलग बात रही कि केंद्र और राज्य का जो तनाव था उसका प्रभाव यह दिखा कि केंद्र की कांग्रेस सरकार के द्वारा जल्द ही चौधरी चरण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फिर यहां पर चुनाव होते हैं और यहां पर आगे का जो पूरा डेवलपमेंट रहा वो हमने कहा फिर से उच्च जातियों के मुख्यमंत्री यहां पर चुने गए। 1977 में जनता पार्टी सरकार केंद्र में सरकार बनाती है। इसके पहले भारत में केंद्र में कांग्रेस ही हमेशा से सत्ता में रही है, कांग्रेस ही हमेशा रूल करती रही है। लेकिन यह ओबीसी जातियों की लामबंदी थी, इन लोगों का एकजुट होना था, जिसका प्रभाव यह दिखा कि 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ। और जब 1977 में जनता पार्टी सरकार का केंद्र में गठन हुआ, ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दूसरा बड़ा बदलाव संक्रमण के रूप में यह देखा गया। और यहां पर देखा गया कि राम नरेश यादव जी वह एक और यहां पर ओबीसी मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर चुने गए। तो यहां राम नरेश यादव जी जो हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर देखे गए। अगर इन दो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा इस पूरे दौर में जितने भी मुख्यमंत्री रहे, हमने जैसा बताया वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। 1989 तक आते आते यूपी की राजनीति में अब एक दूसरे चरण की शुरुआत यहां पर होनी शुरू हो चुकी थी। और यह जो दूसरा चरण यहां पर देखा गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इसे मंडल और कमंडल की राजनीति के रूप में जाना जाता है। यह मंडल और कमंडल की राजनीति का दौर यहां पर देखा जाता है। अब यह मंडल और कमंडल की राजनीति आई कैसे और कब तक यह इसका प्रभाव दिखाई दिया, तो अगर 1989 से लेकर हम यहां पर बात करें 2007 तक, तो यह मंडल और कमंडल की राजनीति का दौर था। आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि 1989 में वीपी सिंह जी की सरकार आई और वहां पर उनके द्वारा केंद्र में ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% के आरक्षण का जो प्रावधान था उसको लागू कर दिया गया। और इसके कारण आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक सामाजिक विभाजन यहां पर देश में, प्रदेश में देखा गया। मंडल कमीशन वह आयोग था जिसने 27% आरक्षण की अनुशंसा की थी और उसी अनुशंसा को आधार बनाकर वीपी सिंह सरकार के द्वारा मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू किया गया और यह आरक्षण दिया गया था। इसने जातिगत चेतना को एक नए स्तर पर ले जाना शुरू किया
और यह जो चेतना थी, यह ओबीसी जातियों की जो जातिगत चेतना, कास्ट कॉन्शसनेस था, यह बड़े स्तर पर देखा गया और ओबीसी जातियों में एक सॉलिडेरिटी, एक सुदृढ़ता यहां पर देखी गई। और यहां ओबीसी नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव जी का बड़ी तेजी के साथ नाम लोकप्रिय हुआ और आगे चलकर उन्होंने अपनी एक पार्टी सपा, समाजवादी पार्टी वहां पर बना दी। पहले ये खुद जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन अब एक नई ओबीसी पार्टी यहां पर बन चुकी थी जो ओबीसी जातियों का रिप्रेजेंटेशन करती थी और उनके फेस के रूप में मुलायम सिंह यादव जी को देखा गया। दूसरी ओर यहां पर यह भी देखा जा रहा था कि कमंडल की राजनीति 1992 के बाद शुरू हुई, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और उसके बाद यह देखा गया कि बड़े स्तर पर सामाजिक असंतोष की स्थिति यहां पर बनी हुई थी देश प्रदेश में। और उसी दरमियान यह देखा गया कि कार सेवकों के ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी और ये सब जो प्रकरण यहां पर चल रहे थे, इसने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत आधार यहां पर दिया और जो हिंदुत्व की राजनीति थी, हिंदुत्व की राजनीति भी उत्तर प्रदेश में यहां पर शुरू। तीसरा, यह वही दौर है जब यहां पर काशीराम जी बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर दलित चेतना का विकास करने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं और दलित नेता के रूप में, एक स्थापित नेतृत्वकर्ता के रूप में उनको लोकप्रियता मिलती है। और इसी के साथ साथ मायावती जी का भी राजनीति में प्रवेश होता है और अनुसूचित जातियों की लोकप्रिय चेहरे के रूप में उनकी स्थापना होती है। यानी 1989 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीन बड़े नाम यहां पर वह देखे गए। एक तरफ देखा गया सपा का, सपा को जिसे मुलायम जी वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, भाजपा, और तीसरी तरफ जो है यहां पर बसपा के रूप में देखा गया। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है, पहले कांग्रेस का प्रभुत्व वह पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाता था और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसका सामाजिक जनाधार वह सभी वर्गों तक था। यानी कांग्रेस उच्च जातियों की भी पार्टी थी, ओबीसी की भी पार्टी थी, एससी एसटी की भी पार्टी थी, हिंदुओं की भी पार्टी थी और मुसलमानों की भी पार्टी थी। लेकिन अब यहां पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगनी शुरू हो चुकी थी। ओबीसी जो वोटर था वह सपा की तरफ शिफ्ट कर चुका था, अनुसूचित जातियों का जो वोट बैंक था वह बसपा की तरफ शिफ्ट हो चुका था और बीजेपी जो है यहां पर हिंदुत्व की राजनीति के आधार पर वह अपने को स्थापित करी थी और मुख्यतः शुरुआत में बीजेपी के पास उच्च जातियों का समर्थन हासिल हुआ था, तो वह उच्च जातियों की पार्टी के रूप में यहां पर देखी जाती थी। यानी कांग्रेस से लगभग सभी वर्ग वह निकल चुके थे और कांग्रेस का सामाजिक जो जनाधार था, सांगठनिक जो जनाधार था, वह उत्तर प्रदेश में कमजोर हो चुका था और इसका प्रभाव यहां पर दिखा। और कांग्रेस के इस कमजोर जो है प्रदर्शन का जो प्रभाव दिखा, लाभ मिला, वह अन्य क्षेत्रीय दलों को, खासकर सपा और बसपा को यहां पर होता हुआ दिखाई दिया। जैसा हमने कहा कि बीजेपी इस दौर में वो उच्च जातियों की पार्टी के रूप में थी, लेकिन बीजेपी ने भी एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट यहां पर जरूर किया। ओबीसी जातियों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए पश्चिम से ही एक बड़ा चेहरा इन लोगों ने खोजा हुआ था और उनका नाम था कल्याण सिंह जी। लोध वहां पर जो समुदाय है ओबीसी समुदाय के रूप में जानी जाती है और ये एक बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में कल्याण सिंह जी को देखा गया और इसका लाभ बीजेपी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा गया और एक बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी का इमरजेंस हुआ। लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहां पर थी। प्रॉब्लम यह थी कि ये जो तीनों पार्टियां यहां पर थी, जो कांग्रेस के वोट बैंक को कहीं न कहीं लेकर इन्होंने इंडिपेंडेंट अपना अपना यहां संगठन बनाया हुआ था, इनमें से कोई भी इतना मजबूत नहीं था कि वो यह दावा कर सके कि वो सरकार बना सकते। और यही वजह है कि 2007 तक उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार वह पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले, ऐसा संभव नहीं था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा थी। राजनीतिक अस्थिरता अगर रहती है तो नीतियों में निरंतरता नहीं रहती, पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं रहती है, नीतियां स्पष्ट नहीं रह पाती हैं, किसी भी सरकार का जो दृष्टिकोण होता है उसे लागू करने का उसे पूरा मौका नहीं मिल पाता है। और यह गठबंधन की भी राजनीति का दौर यहां पर देखा गया, खींचतान की राजनीति का भी दौर यहां पर देखा गया। परिणाम यह निकला कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ने उत्तर प्रदेश में विकास को बहुत पीछे कर दिया और बीमारू स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का नाम वह चारों तरफ देखा गया, लोकप्रिय होता गया। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उत्तर प्रदेश में इतना भयावह हो चुका था कि आए दिनों सरेआम जो है यहां पर लोगों की हत्याएं, किडनैपिंग, रंगदारी, ये सारी चीजें बड़े स्तर पर होती थी।
तो यह जो दौर था यह पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का दौर था, राजनीतिक रूप में अस्थिरता का दौर यहां पर था। लेकिन जैसा हमने कहा कि इसी के साथ यूपी की राजनीति में जाति और धर्म वह एक बड़े मुद्दे के रूप में आ गए। 1967 में हमने कहा जब चौधरी चरण सिंह जी ने या अन्य जो है ओबीसी नेताओं ने वह जाति राजनीति की शुरुआत की थी, तब जातिगत राजनीति सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चलती थी। और सामाजिक न्याय का मतलब यह था कि समाज में जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो कमजोर हैं, उनकी आवाज बना जाए, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि की जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनकी भागीदारी व राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ाई जाए। लेकिन 1989 के बाद यूपी में वोट बैंक की पॉलिटिक्स बड़े स्तर पर देखी गई और यहां पर अलग अलग जातियों के समीकरण बनने टूटने यहां पर शुरू हुए और हर राजनीतिक दल किसी न किसी तरीके से अपने सामाजिक जनाधार को बढ़ाना चाहती थी। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने सोशल बेस को एक्सपेंड करने में सफल होते हुए दिखाई नहीं दी और इसी वजह से किसी की अस्थायी सरकार नहीं बनी। लेकिन ये मिरेकल, ये कारनामा यहां पर पहली बार 2007 में किया और वह काम किया बसपा और मायावती जी ने। यानी तृतीय चरण की शुरुआत तब हम मानते हैं जब 2007 में यह देखा गया कि यहां पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर, जहां बसपा ने पहली बार ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास शुरू किया और यहां से जो स्लोगन थे, जो पॉलिटिकल नारे थे, वो बदलने स्टार्ट हो गए। पहले जो स्लोगन होते थे वो अलग थे और अब स्लोगन क्या था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यानी अब जो है जिस पार्टी ने मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का जबरदस्त विरोध किया था, अब वह पार्टी उन्हीं लोगों के समर्थन पर सत्ता में आने का प्रयास वहां पर कर रही थी। और ये एक तरीके से सामाजिक एकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी ये पहल सकारात्मक रूप में रही कि जहां पर पहली बार एक मंच पर ब्राह्मण यानी कि कास्ट सिस्टम का एक अपर जो पोल है, अलग तरीके का पोल है, और दूसरी तरफ जो सबसे निचले स्थिति में रखा गया था कास्ट सिस्टम में अनुसूचित जातियों को, वह दोनों ही जातियां एक मंच पर दिखाई देती हैं। ये अपने आप में एक नया प्रयोग यहां पर उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा था और इसका परिणाम यह रहा कि बसपा को फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला। 2007 से लेकर 2012 तक वहां स्थिर सरकार बसपा के द्वारा दिया गया। इस दौर में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम किए गए और खासकर मायावती जी के शासनकाल की जब भी बात की जाती है तो उनके प्रशासन और उनके लॉ एंड ऑर्डर का नाम लिया जाता है कि यह वह दौर था जब राजनीतिक स्थिरता थी, पॉलिसी कंटिन्यूटी थी और इस दौर में यहां पर जो है अच्छी नीतियां बननी शुरू हुई। 2012 में मायावती जी का ही जो एक्सपेरिमेंट था वह सही तरीके से सपा ने यहां पर उसको इंप्लीमेंट किया और सपा के द्वारा यहां पर ओबीसी जातियों को कंसोलिडेट किया गया, उनको एकजुट बनाया गया और इनके साथ साथ मुसलमानों का बड़ा समर्थन वह सपा पार्टी को यहां पर मिला। जैसा हमने कहा कि ट्रेडिशनली मुस्लिम जो वोट बैंक था वो कांग्रेस के पास था, लेकिन कांग्रेस से वह शिफ्ट हो चुका था, अब वह सपा और बसपा में बटा हुआ दिखाई दे रहा था। 2012 के चुनाव में सपा को यहां पर उसका समर्थन मिलता है और मुस्लिम वोट बैंक यहां पर वह सपा के साथ दिखाई देता है और इसका परिणाम यह निकलता है कि सपा जो है यहां फुल मेजॉरिटी के साथ आती है। जैसा हमने कहा राजनीतिक स्थिरता रहेगी, पॉलिसी कंटिन्यूटी होगी, डेवलपमेंटल अप्रोच बेहतर होंगे। तो इस दौर में यह देखा गया कि यहां पर कई तरीके के आधारभूत और संरचनाओं से लेकर सामाजिक योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, तमाम चीजों को लाया गया, उसको इंप्लीमेंट किया गया और उसका रिजल्ट दिखा कि एक विकास का जो परिवेश होना चाहिए, विकास का माहौल होना चाहिए, वो विकास का माहौल बनना शुरू हो गया और ये स्थितियां यूपी के लिहाज से काफी सकारात्मक रूप में देखी जा रही थी। लेकिन इधर राजनीति जो थी वो भारत केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी एक नया करवट लेने की तैयारी कर रही थी और यह नया करवट क्या था 2014 के बाद जो आया, केंद्रीय स्तर की राजनीति में परिवर्तन और उसका सीधा असर राज्य की राजनीति पर देखा गया, जिसने कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजन की जो पॉलिटिक्स थी उसको बहुत पूरी तरीके से बदल के रख दिया। और यह परिवर्तन क्या था, पहले यहां पर हम कास्ट पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं। असल में अगर हम बात करें 2014 के बाद, तो 2014 के बाद एक तरफ जातिगत जो राजनीति थी उसमें एक बड़ा चेंज यहां पर देखा गया और यह परिवर्तन देखा गया कि ओबीसी जो जातियां थी उनमें एक फ्रेगमेंटेशन, एक
फ्रैक्शन जो है यहां पर आना स्टार्ट हो चुका था। यानी ओबीसी सॉलिडेरिटी जो थी, ओबीसी एकजुटता, वो कमजोर होनी स्टार्ट हो चुकी थी। और इसका एक बहुत बड़ा वजह था कि 89 के बाद जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा, ओबीसी जातियों से मुख्यमंत्री मंत्री बनने शुरू हुए, तो ओबीसी जो जातियां समूह थी उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उनका सशक्तिकरण हुआ। लेकिन यह देखा गया कि पिछले 2 दशकों में जो ओबीसी राजनीति का लाभ मिला वह कुछ जातियों तक ही सीमित रहा। यानी कुछ जातियां वह डोमिनेंट कास्ट के रूप में तो रही, लेकिन अदर जो ओबीसी कास्ट थी उनको वो लाभ नहीं मिल पाया जो यहां पर डोमिनेंट कास्ट को मिल रहा था। विशेषकर अगर हम बात करें यादव कम्युनिटी, वह पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव और पॉलिटिकल डोमिनेंस उसका अच्छा रहा, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट उसका हुआ, सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ। इसकी वजह से अन्य जो ओबीसी जातियां थी उनमें कहीं न कहीं जो है वह एक वंचना की, एक उपेक्षा की भाव वहां पर आ रही थी। इसने क्या किया कि एक तरफ ओबीसी में यादव और दूसरी तरफ नॉन यादव, इनके बीच की जो खाई थी, जो गैप था, उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ओबीसी जो यूनिटी थी वो कमजोर हो रही थी और इसका एक बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी जो है इस वक्त 2014 के चुनाव में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को लेकर आ रही थी और उनको यह प्रोपोगेट भी किया गया कि वो एक ओबीसी नेता हैं और इस तरीके से ओबीसी वोट बैंक में एक बड़ा हिस्सा वह शिफ्ट कर गया नरेंद्र मोदी जी के पास, यानी बीजेपी के पास। तो सपा यहां कमजोर होती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण पहलू यहां पर यह भी था कि जो धार्मिक राजनीति थी वह धार्मिक राजनीति भी अब बदल चुकी थी। जब शुरुआत में 1989 के बाद मंडल और कमंडल दोनों का पॉलिटिक्स यूपी में चला, तो पहले दौर में जातिगत राजनीति अधिक प्रभावी दिखी और उसका एक बहुत बड़ा वजह था कि ओबीसी में एकता बहुत ज्यादा थी, सभी ओबीसी जातियां वह मिलजुल कर वोट किया करती थी। लेकिन धार्मिक चेतना इतनी तेजी के साथ धीरे 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 वह बढ़ता गया और 2014 तक आते आते यह देखा गया कि धार्मिक चेतना ने वह ओबीसी जातियों, अनुसूचित जातियों तक भी अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। यानी कल तक जो पिछड़ी जातियां थी, जो वंचित जातियां थी, जिन्हें यह लगता था कि यह ब्राह्मणवाद या मनुवाद या उनके पिछड़ेपन का कारण है, उन्होंने हमेशा उनको शोषित किया है, उनका भेदभाव किया है और उसके आधार पर वो एकजुट होती थी। अब जब से उनका राजनीतिक भागीदारी बढ़ा, राजनीतिक सक्रियता बढ़ी और उनकी स्थितियों में सुधार हुआ, अब वे अपने जातिगत पहचान को एक तरफ हटाकर अब अपने धार्मिक पहचान की तरफ ज्यादा मुखर होते जा रहे। रिलीजियस आइडेंटिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी और यह धार्मिक पहचान आप ओबीसी में भी देख सकते हैं, आप एससी एसटी में भी देख सकते हैं, एससी में भी देख सकते हैं और कई बार आप विश्लेषकों के मुंह से भी सुनते रहते हैं। जैसे बहुत से ओबीसी नेता बड़े परेशान होते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो आप देखते हैं वहां पर निकलता रहता है कि जो कांवड़ लोग हैं उनमें मैक्सिमम कौन है, तो बोलते हैं कि इनमें मैक्सिमम ओबीसी और एससी कम्युनिटी के लोग। असल में यह धार्मिक चेतना वहां तक बहुत तेजी के साथ पहुंची और इस धार्मिक चेतना ने जो काम किया वह यूपी में जातिगत राजनीति के जो संभावनाएं थी उनको सीमित करना शुरू किया और हिंदू पोलराइजेशन बहुत तेजी के साथ मजबूत हुआ और इसका सीधा फायदा अगर किसी एक पार्टी को मिलेगा तो वो बीजेपी। तो यहां धार्मिक राजनीति भी मजबूत हो चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि यूपी के पॉलिटिक्स में केवल जातिगत राजनीति और धार्मिक राजनीति ही दिख रही थी। एक तीसरा यहां पर पॉलिटिक्स था, वह वर्गीय राजनीति था। यह वर्गीय राजनीति भी इस दौर में बड़े प्रभावी रूप में दिख रही थी। असल में 1990 के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन आया था, भारत की जनता और लोग वह दुनिया के अन्य देशों के विकास मॉडल को भी देख रहे थे, तुलना कर रहे थे कि हम कहां पर पीछे रह रहे हैं। इनके अंदर जैसे जैसे साक्षरता का विकास हो रहा था, शिक्षा का विकास हो रहा था, एक नागरिक चेतना का विकास हो रहा था, एक सिविक सेंस डेवलप हो रहा था कि हमारी सरकार जो है वह गुड गवर्नेंस की बात क्यों नहीं करती है, करप्शन क्यों नहीं रुकता है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों बेहतर नहीं होता है, रोड अच्छी क्यों नहीं बन रही है, बिजली अच्छे से क्यों नहीं मिल रही। ये मुद्दे भी अब धीरे धीरे वह एक बड़े वर्ग में आ रहे थे और खासकर 1990 के बाद का जो जनरेशन था, ग्लोबलाइजेशन ईरा का जो जनरेशन था, जिसे गूगल जनरेशन कहा जाता है, वह गूगल जनरेशन वह 2014 में पहली बार वोट कर रहा था। 90 के बाद पैदा हुए जो बच्चे थे वह पहली बार 2014 में अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे थे और उनके दिमाग में
जातिगत राजनीति और धार्मिक राजनीति से कहीं अधिक प्रभावी था वर्गीय राजनीति। यानी वो चाहते थे कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, उन्हें रोजगार बेहतर तरीके का मिले, सरकार का गवर्नेंस बेहतर तरीके का हो। और ऐसे में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने ये एक मैसेज यहां पर स्ट्रांग मैसेज प्रोपोगेट किया कि गुजरात मॉडल पूरे देश में हम लेकर आएंगे। यानी विकास की बात भी पहली बार जो है वह बड़े प्रखरता के साथ 2014 के इलेक्शन में देखा गया। और उसका परिणाम यह रहा कि आप लोगों को मालूम है कि 70 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा में वह बीजेपी को यहां पर मिली। यानी यूपी का पॉलिटिक्स अब चेंज हो रहा था और यहां पर वह बीजेपी अपने आप को मजबूत देख रही थी। 2017 का चुनाव आया। 2017 के चुनाव में आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को असाधारण बहुमत यहां पर मिलता हुआ दिखाई दिया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि कास्ट पॉलिटिक्स जो कमजोर हो चुका था और कास्ट पॉलिटिक्स में जो कमजोरी आई थी उसका फायदा बीजेपी को मिल चुका था। धार्मिक राजनीति का, वर्गीय राजनीति का फायदा बीजेपी को मिल चुका था और बीजेपी इस आधार पर सत्ता में आई। 2017 के चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था और यहां पर रिजल्ट आने के बाद काफी कसमकस के बाद, काफी यहां पर जो है रस्साकसी होने के बाद अंततः निर्णय हुआ योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसका एक परिणाम यहां पर दिखा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जो है यहां पर नए तरीके का ट्रेंड डेवलप होना स्टार्ट हुआ। और यह नया ट्रेंड जो था वह था कि बीजेपी पहली बार मेजॉरिटी गवर्नमेंट यहां बनाकर लेकर आई। अभी तक बीजेपी इस तरीके से प्रदर्शन कभी कर नहीं पाई थी, अपने दम पर यहां सत्ता में आई, कोई गठबंधन की जरूरत नहीं, बहुमत की सरकार। हमने कहा कि 2007 से यह कारवां आप देख रहे हैं, 2007 से जितनी भी सरकारें आ रही वो स्थिर सरकारें आ रही, मेजॉरिटी की सरकारें आ रही और इनका परिणाम यह रहा कि बीमारू स्टेट जिस राज्य को कहा जाता था वो ग्रोथ इंजन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 2017 के बाद यूपी में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना वह लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, कानून और व्यवस्था, ये इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। कई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के ऊपर गंभीर कार्रवाई की गई, बाहुबलियों के ऊपर कार्रवाई की गई और इसका एक सकारात्मक परिवेश बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस दौर में विपक्ष के द्वारा कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए, बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया गया, यहां पर भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया गया। लेकिन इन सब के बावजूद 2022 का जब चुनाव हुआ तो 2022 के चुनाव में फिर से बीजेपी ने रिपीट किया और इस बार बीजेपी ने अगर रिपीट किया तो उसके रिपीट होने के दो बड़े वजह हैं। एक तो विपक्ष के द्वारा जब योगी सरकार के बारे में यह बोला गया कि बुलडोजर जस्टिस, वहां पर यह बोला गया कि ये गलत तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को बीजेपी ने अपने फायदे में ही लेना स्टार्ट कर दिया। यानी अपने को बुलडोजर बाबा के रूप में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया गया और इसका एक बड़ा फायदा मिला, एक मैसेज गया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वह बेहतर है और इसीलिए तो इनको इस तरीके के शब्द यहां पर दिए जा रहे हैं। और दूसरा, कोविड आपदा के दौर में केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम भी किया गया था। इसकी वजह से एक बड़ा लाभार्थी वर्ग विकसित हो चुका था जिसे यह लग रहा था कि उसके यहां पर खाद्यान्न की आपूर्ति यह सरकार कर रही है तो इस सरकार के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी लॉयल्टी बनती है, हमें इसको यहां पर मत देना चाहिए। इन दोनों का यह परिणाम रहा कि 2022 में भी यहां पर यूपी में वह बीजेपी की सरकार आई। हालांकि इन सब के बावजूद तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां पर यह सरकार विवादास्पद रही है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठे हैं, जहां करप्शन पर भी सवाल उठे हैं, गवर्नेंस के मॉडल पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन इसके बावजूद यूपी में एक स्थिर सरकार 2007 के बाद से लगातार बनी हुई है और निश्चित रूप से इसका फायदा यूपी को यहां पर मिल रहा है। और अगर यह ट्रेंड इसी तरीके से बना रहा, यानी आने वाले समय में भी यहां पर लगातार जो सरकारें हैं वो स्थिर रही, तो यूपी के ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा वक्त यहां पर लगेगा नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि यूपी के पॉलिटिक्स में जो धार्मिक राजनीति और जो जातिगत राजनीति वोट बैंक के आधार पर चल रही है, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है, सोचने का विषय है, क्योंकि इसकी वजह से संकीर्ण हितों के आधार पर मतदाता मत देता है, वह अपने जातिगत पहचान और धार्मिक पहचान में बढ़कर वोट करता है और गवर्नेंस का मुद्दा पीछे रह जाता है, आर्थिक विकास का मुद्दा पीछे रह जाता है। कहीं ना कहीं इस संदर्भ में भी प्रयास करने की जरूरत है।
2022 के चुनाव में एक और ट्रेंड आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, और यह है कि 2022 तक चुनाव आते आते ये एक पृष्ठभूमि 2017 से बननी शुरू हो चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में कई ओबीसी जो हैं, छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर बनने स्टार्ट हो चुके थे। आप यहां पर अगर देखेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अपना पटेल अपना जो दल है वहां पर अनुप्रिया पटेल जी का, या इसी तरीके से आप महान पार्टी, या इसी तरीके से आप यहां पर निषाद पार्टी, तमाम पार्टियां आप देखेंगे। ये जो छोटे छोटे पार्टी आई है ना, इनका भी पावर पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल है, और बीजेपी ने भी इनको अपने साथ जोड़ने में पूरी सक्रियता दिखाई, और इसका परिणाम बीजेपी के पक्ष में भी दिखा। हालांकि 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी सपा के साथ आए, लेकिन उस तरीके का जो रिजल्ट कन्वर्ट होना चाहिए, उस तरीके का रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ये थोड़ा देर से किया गया प्रयास था, और यहां पर जो है सभी जो इस तरीके की पार्टियां थी उनको जोड़ने की जो कवायद होनी चाहिए, कोशिश वो नहीं हो पाई थी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था इन 3 चरणों में इवॉल्व होती रही है। अब आगे इन्हीं आधारों पर हम एक एक टॉपिक जो सिलेबस का है उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल, क्या कंट्रोवर्सी रही है, क्या मुद्दे रहे हैं, कैसे वहां पर केंद्र और राज्य के बीच में तनाव का कारण रहा, या राज्य में किस तरीके का मुद्दा वहां से निकल के आया, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।